जंग। आज प्रस्तुत है श्री चंद्र प्रकाश पांडे की इस कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर। नाट्य रूपांतरकार हैं श्री राधेश्याम उपाध्याय। तो लीजिए सुनिए नाटक जंग। आओ चौधरी भैया, अरे बहुत दिन बाद फेरा किया। क्या बताऊं दादा, घर गृहस्थी में एक न एक झंझट लगा ही रहता है। फुर्सत ही नहीं मिलती। इधर कहाँ से आ रहे हो? अरे कई दिन बीत गए थे, मन में आया चलूं हवेली का हाल जान लूं। अरे हाँ, हवेली में तो कोई गमी हुई गई थी ना, रामदीन एक रोज बता रहा था। गजब हो गया दादा। मेजर साहब पर वज्र गिर पड़ा। और क्या कहूं? क्या कहूं चौधरी भैया, गांव की गमी खुशी में मैं सबसे पहले पहुंचता था, लेकिन जब से ही पांव टूटा है ना, कहीं आना जाना मुहाल है। अरे तुम लोग जो बता देते हो वही जान पाता हूं। अरे दादा, गमी तो जो हुई सो हुई ही। न जाने क्या हो गया है कि हवेली सुनसान बियाबान की तरह काटने दौड़ती है। पहले वाली बात ही नहीं रही। सब कुछ बदल गया चौधरी। मेजर के पुरखों का दुमंजिला गिरा, टीले की कोख में झील बन गई। मेजर गुमान सिंह के परिवार ने यहाँ आकर दूसरी हवेली कब खड़ी कर ली, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अब जैसी जरूरत पड़ती है आदमी भी वैसे वैसे ही बदलता जाता है दादा। जहां कहीं जाइए गांव बहुत बदले दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ तो आज भी शाम को डिबरी और लालटेन टिमटिमाती है। अरे हाँ चौधरी, रामदीन के मुंह से सुना था कि मेजर साहब गांव में बिजली लाने वाले हैं, फिर पता नहीं क्या हुआ। अरे सो तो 10 साल पुरानी बात हो गई। मेजर साहब की हवेली में जब प्राइमरी स्कूल खुला था तभी चर्चा उठी थी कि बिजली के वास्ते किसी बड़े नेता से बात की है मेजर साहब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो चौधरी भैया। हाँ, तभी की बात है। लेकिन दादा, तब से कितने दिन बीत गए और अब तो मेजर साहब के मन में कोई हौसला भी नहीं। ए चौधरी भैया, आदमी के मन में जब कोई चिंता समा जाती है ना, तो फिर वो टूट जाता है। अरे चिंता चीता से भी कठिन है, वो तो मरे को ही जलाती है, लेकिन ये चिंता, ये तो जिंदा को जलाए डालती है। 100 बात की एक बात कही दादा आपने। पार्वती की मौत ने खोखला कर दिया मेजर साहब को। पार्वती को बेचारे मानते भी तो बहुत थे। बेचारे को भगवान ने एक ही लड़का दिया था और एक ही लड़की दी थी। अरे चौधरी, तुम पार्वती की शादी में होते तो देखते कि क्या नहीं दे डाला था मेजर ने। अरे बारात भी गजब की आई थी, नामवर ठाकुर था, वो भी 7 बेड़नी लाया था, 1 नाटक कंपनी। अरे वाह! 100 घोड़े, 7 हाथी और 50 से ऊपर बैलगाड़ियां। तब तो देखने लायक थी बारात। अरे चौधरी, वैसी बारात ना आई है और न आएगी। मेजर गुमान सिंह ने बखार खोल दिया था, सैकड़ों में दाना तो जानवर खाए गए। और पार्वती की विदाई बेला में अरे गांव वाले ऐसे जमा हुए थे जैसे राम वनवास हो रहा हो। सबकी आंखों में आंसू। राम राम दादा। राम राम बेटा, राम राम। आओ आओ बैठो रामदीन, आओ। हम लोग हवेली की चर्चा कर रहे थे। हवेली के दिन ही खराब हैं दादा। इस बार तो मेजर साहब अपनी पूरी सीर बटाई पर दे रहे हैं। ठकुराइन तो रोते रोते पागल हुई जा रही है। रामदीन भाई, ये पार्वती को हुआ क्या था? कुछ लोग तो दूसरी ही बात बता रहे हैं कि वो अपनी मौत नहीं मरी। हाँ, कुछ ऐसा ही है। पता चला जो 7 बेड़ने आई थी शादी में ना, तो दमाद साहब की आसनाई हो गई उन्हीं में से। उसी ने पार्वती को जहर दिला दिया। छी छी छी, कैसा जमाना आ गया। अरे तब तो लिखा पढ़ी भी हुई होगी। मेजर साहब को भी कुछ करना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों ने सलाह तो दी थी। तब कहने लगे कर भी क्या सकता हूं,
जिसे जाना था चला गया, लौट सकता नहीं, फिर अपने साथ दूसरों को हलाकान करने से क्या फायदा। मेजर साहब सीधे स्वभाव वाले हैं, लेकिन सनत बेटा आएगा तो वो जरूर कुछ करेगा। अब क्या पता उसे लिखा भी है या नहीं। चिट्ठी दी है, पार्वती के मौत की खबर नहीं दी, लेकिन ठकुराइन के बीमारी के बहाने बुलाया है। सनत भैया आएंगे जरूर। मेजर साहब, सुना है सनत भैया आए हैं? हाँ चौधरी, 2-3 दिन हो गए। असल में फौरन तो कोई खबर मैंने दी नहीं पार्वती के बारे में। मैंने सोचा बच्चा है, सहसा मौत की खबर सुनकर घबरा जाएगा। ये आपने बहुत ठीक किया, तुरंत बुला लेते तो परेशानी भी फंस सकती थी। आखिर तो इन लोगों का नया खून है। बस बस चौधरी, यही सब सोचकर मैं चुप रह गया। कई लोगों ने तरह तरह की सलाह दी, थाना पुलिस की बात कही, लेकिन चौधरी मैंने सोचा पार्वती तो अब लौट नहीं सकती। जिसे जाना था वो तो चला ही गया। जाना कैसे था बाबूजी? उसकी हत्या की गई है और आप खामोश हैं। सनत बेटे, वो अपने सगे संबंधी हैं, फिर हत्या वाली बात का कोई सबूत भी तो नहीं, कैसे कुछ किया जाता? बेटे, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, इस तरह तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है चाचा, लेकिन पार्वती मेरी इकलौती बहन थी, उसकी मौत को इतनी जल्दी कैसे भूल जाऊं? समय बड़ा बलवान होता है बेटा, उसके आगे किसी का वश नहीं चलता। क्या बताऊं बाबूजी, मुझे यहां बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। जानता हूं बेटे, जानता हूं, मुझे भी नहीं अच्छा लगता था, लेकिन 4 आदमी से मिलो, हंसो बोलो, बात करो तो दुख हल्का हो जाता है। सबसे बड़ा इलाज यही है कि अपने को अकेला न रखो। लोगों से मिलने जुलने से ही तकलीफ दूर होती है। चौधरी चाचा, यहां बात की जाए तो किससे? पेड़ पौधे बोल नहीं सकते, जो बोल सकते हैं उन्हें घास छीलने, मिट्टी खोदने, जोतने बोने से ही फुर्सत नहीं। बेटा, दिन भर काम ना करेंगे तो पेट कैसे भरेगा? हाँ चौधरी चाचा, 1 हफ्ते से देख रहा हूं कि लोगों को इतना काम है कि वो बात नहीं कर सकते, लेकिन बाबूजी को कोई काम जैसे सूझता ही नहीं। सिर बटाई पर दे दी, घर के दाएं बाएं जंगल है, सूरज डूबते ही अंधेरा छा जाता है, बिजली भी नहीं आई। आ जाएगी बेटा। यही सुनते सुनते 10 साल गुजर गए, न जाने कब आएगी। घर का ये आलम की खूंटी पर टंगी बंदूक के इर्द गिर्द मकड़ियों ने जाला बुन लिया। पार्वती की मौत को बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है चौधरी। रामदीन बता रहा था कि सनत भैया घर से निकलकर कल दिन भर झील के किनारे बैठे रहे, उड़ती चिड़ियों को निहारते रहे। चिड़ियां कलाबाजी करती थी और वो उन्हें घूरते रहे। तुम्हारे सामने इतना समझाया, लेकिन उसके मन में कोई बात बैठती ही नहीं। अब देखो, अरे बंदूक लेकर कहां जा रहे हो बेटे? छत पर जा रहा हूं, चिड़ियों का शिकार करूंगा। चिड़ियों का? हाँ। अरे चिड़ियां तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जो चीज जिसे अच्छी लगती है वो उसी का शिकार करता है। नहीं नहीं बेटे, यहां कोई ऐसी चिड़िया नहीं है जिसका शिकार किया जा सके। सब सीधे साधे पक्षी हैं, बस पालतू हैं। ये जंगल नहीं, तपोवन हो गया है बेटे। तपोवन हो गया है? बुढ़ापे में हर जंगल तपोवन लगता है। अरे तूने क्या कर डाला सनत? हंसों का जोड़ा बिगाड़ दिया मैंने, आपका एक पालतू पक्षी कम हो गया। बहुत बुरा किया तुमने सनत, बहुत बुरा किया। लाओ बंदूक मुझे दो, चुपचाप जाकर घर में बैठो। बंदूक आप ले लें, लेकिन क्या? मैं अब इस घर में नहीं रह पाऊंगा। ये क्या कहते हो बेटे? तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। मैं सोच समझकर कह रहा हूं चाचा। जिस जंगल में चिड़ियों के शिकार पर भी प्रतिबंध हो, वहां रुकने का सवाल ही क्या। जिस घर में बेटी के हत्यारों को एक शब्द न कहा जाता हो और पक्षी का शिकार करने वाले बेटे को इस तरह दुत्कारा जाता हो, वहां कोई कैसे रहेगा? मैं कल ही यहां से चला जाऊंगा। सनत, अरे चौधरी, तुम कितनी देर हुई आए? अभी थोड़ी देर हुई है। रामदीन से पूछा तो पता चला कि आप कहीं गए हैं। रामदीन, तूने चौधरी के लिए पान बीड़ी का भी इंतजाम किया या बस बैठा गप्पी कर रहा था? अभी लाता हूं सरकार। एक बात कहने आया हूं मेजर साहब, और बात मेरी नहीं पूरे गांव की है।
आना तो सभी चाहते थे, मगर मैंने रोक लिया और कह दिया कि मैं ही बात कर लूंगा। कुशल तो है? कुशल ही तो नहीं है मेजर साहब। ठेकेदार मंगतराम क्या आया, गांव से सब कुछ चला जा रहा है। हाँ चौधरी, पारू चली गई, ठकुराइन चली गई, पूरी सारस जात चली गई। सनत चला ही गया है, तुम लोग भी एक दिन चले जाओगे। मैं बिल्कुल तन्हा हो जाऊंगा। यहां भूत रहेंगे। बंदूक में जंग लग गई है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता चौधरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। चौधरी भैया, तुम इधर हवेली की ओर तो नहीं गए? गया था दादा, 2 बार गया था। क्या हाल चाल है मेजर गुमान सिंह का? क्या बताऊं दादा, कुछ समझ में नहीं आता। कभी कुछ कहने लगते हैं, कभी कुछ। उनके मन में एक ही चिंता है, सनत भैया की। आखिर खून का रिश्ता है ना। ऐसा जीवट का आदमी बिरला ही होता है, लेकिन आज जो कोई उन्हें देखता है दुखी हो जाता है। देखो चौधरी, इंसान की कदर सब जगह है। ठाकुर गुमान सिंह ने कभी किसी का बुरा नहीं चेता, तो जाहिर है कि आज पूरा गांव उनकी चिंता में भागीदार है। जो भी दरवाजे पर आया और अपनी मुसीबत बताई, फौरन उसकी मदद करी मेजर साहब ने। हाँ, ठाकुर गुमान सिंह को कभी ये बर्दाश्त ही न था कि उनके रहते गांव में कोई भूखा सोए, और भगवान की कृपा से पैदावार भी इतनी थी कि पूरा गांव खा सकता था। मेजर साहब की परेशानी ने सबको परेशानी में डाल दिया है। आज डाकिया बाबू मिले रहे, ये चिट्ठी दी है। चिट्ठी आई है। तुम एक गिलास ठंडा पानी लाओ रामदीन। अच्छा साहब। लिखावट तो सनत की है। परम पूज्य बाबूजी, सादर प्रणाम। मेरे लिए आप चिंता न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं जिस दुनिया में रह रहा था उससे हटकर एक दुनिया और है, जहां भूख से बिलबिलाते बच्चे हैं, नहर के नाम पर मिट्टी खोदती थकी हारी औरतें हैं, भयंकर से भयंकर बीमारियां हैं। देखते देखते सैकड़ों लोग मर जाते हैं। हम इस कोशिश में हैं कि आदमी आदमी रहकर अपने को पहचाने। बाबूजी, अब मैं एक सामाजिक संस्था से जुड़ गया हूं। यह संस्था पिछड़े और बेसहारा लोगों की हर किस्म से मदद करती है। पढ़ाई लिखाई, दवा दारू का इंतजाम तो करती ही है, उनके रहन सहन और उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूकता पैदा करती है। यहाँ के सारे कार्यकर्ता युवा हैं और वो भ्रष्ट अधिकारियों, घूसखोरों, तस्करों और काला बाजारियों को पकड़वाने में सरकार की मदद करते हैं। बाबूजी, मुझे गांव घर की याद आती है, कभी कभी बहुत याद आती है। मैं आपसे बहुत शीघ्र मिलूंगा। आपका आज्ञाकारी सनत। सनत भैया की चिट्ठी है? हाँ। कब आ रहे हैं? आएगा, एक दिन जरूर आएगा रामदीन। मुझे तो एक ही खुशी है कि चलो बेटा भी योद्धा निकला, लड़ रहा है। बाप सेना में था, बाहरी दुश्मनों से लड़ता रहा, फिर बेटा भला चुप कैसे बैठता, वो अंदर के दुश्मनों से लड़ रहा है। शाबाश बेटे। आने की तारीख नहीं लिखी भैया ने? लिखा है, जल्दी ही आएगा, आएगा, जरूर आएगा। बंदूक भी कितने दिन से नहीं छुई। चलो आज। अरे, इतनी धूल जम गई, और ये मटर के दाने। नहीं, ये तो छिपकली के अंडे हैं, और ये जंग भी लग गई। बंदूक और जंग। पुरुष के पौरुष को अगर जंग लग जाए तो
क्या होता है? क्या होता है रामदीन? अरे बोलता क्यों नहीं? होता क्या है? घर घर नहीं ले जाता, गांव गांव नहीं ले जाता, और आदमी कभी खून बनकर बह जाता है, तो कभी कभी आपने पुकारा बाबूजी? हाँ? नहीं तो ऐसा लगा कि आप बुलाए रहे हैं। रामदीन, अब जाओ लालटेन का शीशा अच्छी तरह साफ कर लो। अभी साफ कर लेता हूं बाबूजी। विमान सिंह, तू तो जन्म भर अपनी ही भूख प्यास में पागल रहा। मिला क्या? मुट्ठी भर रेत। कम से कम सनत तो इससे मुक्त है, पढ़ लिख कर सही काम कर रहा है, कमजोर लोगों को सहारा दे रहा है। हर एक को इसमें सहयोग करना चाहिए। रुपए पैसे की क्या बात है बेटे, हैं? अरे वो तो आता जाता ही रहता है, कोई बांध कर नहीं ले जाएगा इसे। हाँ, तुम आ गए होते तो सब कुछ तुम्हें सहेज कर मैं अपनी यात्रा पर निकल गया होता। मैं तो हमेशा का बन जा रहा हूं। ठकुराइन नहीं रही, तुम वहां हो। ताल में उड़ते पखेरु अब कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई रहता भी नहीं। रहते हैं तो बस आदमी के काम, उसकी अच्छाइयां, उसकी बुराइयां। रामदीन, आया बाबूजी। ये शोर कैसा हो रहा है? मजदूर और ठेकेदार के आदमी आपस में झगड़ रहे हैं। मजदूरी वगैरह का मामला होएगा। मजदूरी का मामला? मैं समझा नहीं। बाबूजी, वो ठेकेदार जो है ना, वो कभी कभी मजदूरी में कटौती करता है और कभी कभी। ऐसी बात है? अच्छा, चलो चलकर देखता हूं। जयराम जी की ठाकुर साहब। आओ आओ, बैठो ठेकेदार। उस मामले के बाद रामदीन ने मुझसे कहा कि ठाकुर साहब ने घर पर मिलने को कहा है। मैंने सोचा इसमें देर करना ठीक नहीं। हाँ, बुलाया जरूर था। देखो ठेकेदार जी, आज जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अब मैं कैसे समझाऊं ठाकुर साहब कि हमारे आदमियों की कोई गलती नहीं थी। मजदूर नहीं, मैं मान नहीं सकता। तुम्हारे आदमियों की ये हिम्मत कि गांव के मजदूरों पर हाथ उठाएं। बड़े सहनशील लोग हैं बेचारे, आसानी से तुम्हारा घेराव करने नहीं चले गए होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी सब कैसे हो गया। वो तो कहो मैं वहां पहुंच गया और मजदूर बेचारे रुक गए, वरना भूखा आदमी क्या नहीं कर सकता ठेकेदार। जो हुआ सो हुआ। आगे आपका आदेश क्या है? आपने किस लिए याद किया? केवल यही समझाने के लिए बुलाया था ठेकेदार कि जमाना बहुत बदल गया है, आपको उसी हिसाब से रहना चाहिए। लोग समझने लगे हैं कि आप उनसे बेगार लेना चाहते हैं। और ठेकेदार जी, अब ये लोग बेगार का बोझ नहीं उठाना चाहते। आप ये सब क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? आपसे तो मुझे बड़ा भरोसा था। यानी मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा कहेंगे। मैं क्या कर सकता हूं? जिसका जितना है या जिसको जितना मिलना चाहिए वो तो देना ही पड़ेगा। मैंने अपने जोतदारों से कह दिया है कि जिसने मेरी जितनी जमीन जोत रखी है, हाँ वो उसकी है। भाई पसीना भी बहाए और भूखे भी रहें, ये तो सरासर अन्याय है। आखिर ये सब जाएंगे कहां? अपने अस्तित्व के लिए आदमी संघर्ष करता ही है। ठाकुर साहब, मेरे पांव तले धरती खिसक रही है। मैं तो बड़ी हैरत में पड़ गया हूं आपकी बातें सुनकर। देखिए ठेकेदार जी, आदमी को झूठे वायदों से नहीं फुसलाया जा सकता। और एक बात सुन लो जी, अब मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ था पहले था। ये लोग सब भूखे हैं, रोटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब ये अपना शोषण पहचानने लगे हैं, समझे? ठीक है, तो अब तो आज्ञा है ना, मैं चलूं? हाँ चलो, पर इस बात का ध्यान रखना कि किसी मजदूर के साथ ज्यादती ना हो।
मैं खुद भी कभी कभी उधर आऊंगा। रमपतिया, उधर क्या देखती है? तुझे मिट्टी ढोने के लिए बुलाया है, बच्चा खिलाने के लिए नहीं। खबरदार जो कल से बच्चे को साथ ले आई। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप 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 चुप। सो जा मुन्ना, सो जा राजा। हे भगवान, सो जा। ठाकुर बाबा, आप मेरे बच्चे। हाँ, तुम्हारे बच्चे को मैं देख रहा हूँ। शायद भूखा था, दूध के लिए रोया होगा। धमकियां दी तो फिर आंखें बंद कर ली। बड़ी देर से भूखा है बेचारा, रोते रोते सो गया था। इसे दूध क्यों नहीं पिला दिया? मेड काम छोड़कर आने नहीं देता। 2-3 बार दूध जमीन पर गिरा चुकी हूँ। जब दूध चर्राने लगता है और पिला नहीं पाती तब बड़ी बेचैनी होती है बाबा। मतिया तो कल टोकरी लेकर गिर पड़ी थी, उल्टी आने लगी, बेहोश हो गई थी। अरे अरे, मेड बड़ा जालिम है बाबा। पापी पेट सब कुछ सहने के लिए मजबूर करता है। दिन भर की कितनी मजदूरी मिलती है? 3 रुपए, मर्दों को 4। सिर्फ 3 रुपए? ऊपर से मार पीट, गाली गलौज, मजूरी बनाने देने की धमकी। क्या क्या बताऊं बाबा। तेरा आदमी क्या करता है? नहीं है, एक ठेके पर ईंट ढोने का काम करता था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त पांव फिसल जाने से गिर गया, सिर फट गया। कुछ दिन घिसटता रहा, फिर चल बसा। मुझे यह दिन देखने को छोड़ गया बेईमान। बच्चा तो पेट में था। अरे अरे, हम रोने से क्या होगा पगली? नहीं 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 नहीं, मत रो, रो मत। उसके मर जाने पर सोचा था होने वाले बच्चे का मुंह देखकर जिंदगी काट दूंगी, लेकिन बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रही है पापा। अरे रमपतिया, तू जाकर बैठ गई? हरामखोरी की आदत पड़ गई है क्या? देखा बाबा, चलूं वरना अभी मेड कच्ची गाली बकेगा। और आप भी अपने रास्ते जाओ बाबा, इसकी किस्मत में तो रोना ही लिखा है। तुम अपने बच्चे को देखो, मैं मेड के बच्चे से जाकर बात करता हूँ। कौन हो जी तुम? जी, मैं मेट हूँ। उस औरत को तुम्ही ने पुकारा था? जी। ठेकेदार कहाँ है? बुलाओ तो। जी, किसी जरूरी काम से गए हैं। जरूरी काम से गए हैं? मैं छोलदारी की ओर से ही आ रहा हूं। मैंने झांक कर देख लिया है जो जरूरी काम हो रहा है। तेरा ठेकेदार जितना दुराचारी है, तू भी उतना ही बड़ा जालिम है। मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। तू मुझे पहचानता नहीं, मैं गुमान सिंह हूँ। तू समझता है मैं बूढ़ा हो गया? अरे मैं हाथ जोड़ता हूं ठाकुर साहब, मुझे छोड़ दीजिए ठाकुर साहब। तू जानवर नहीं है, तेरी तरह वो भी आदमी है। उनके साथ आदमी जैसा व्यवहार कर। तू नहीं जानता, मेरे गांव में कोई बाहरी आदमी किसी को आंख नहीं दिखा सकता। जानता है, यह टीला मेरा है। बिना मेरी आज्ञा के मिट्टी का एक ढेला भी इधर से उधर नहीं हो सकता। बहुत अच्छा ठाकुर साहब, मेरा कसूर नहीं है ठाकुर साहब। ठेकेदार मुझे चैन नहीं लेने देता। मैं आदमी को आदमी समझता हूँ। ठेकेदार को भी देख लूंगा, वो यहाँ आदमी बनकर ही काम कर सकता है, जानवर बनकर एक पल भी नहीं रह सकता। उससे कह देना, अगर कोई मजदूरों के साथ ज्यादती करेगा तो उसे मेजर गुमान सिंह माफ नहीं करेंगे, समझे? जब से आपने उस बदमाश मेट का गला दबाया, सारे मजदूर बहुत खुशहाल हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं। चौधरी भाई, मैंने फैसला कर लिया है कि यह बदमाश ठेकेदार यहां रहेगा तो आदमी बनकर रहेगा, वरना नहीं रहेगा। उस दिन मैंने देखा, बच्चा बीमार है, औरत बीमार है, लेकिन जोते जा रहा है, बदमाश कहीं का। शाम को हवेली में लाकर उसकी दवा दारू की गई, तब वो ठीक हुई। और चौधरी, मैंने इतनी बड़ी उम्र में एक चीज और समझी है कि सब जगह समझाने बुझाने से ही काम नहीं चलता। जिस तरह आपने उस मेट को हल्काया, उसी तरह एक दिन ठेकेदार को भी।
असली जालिम तो वही है। वो शुभ दिन आज ही है चौधरी। मैं टीले की ओर चल रहा हूं ठेकेदार की खोज खबर लेने। जरा बंदूक ले लूं। उस दिन की बात ठेकेदार के कान तक शायद पहुंची नहीं। अरे फटकार में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। चलिए आज मैं भी चलता हूं आपके साथ मेजर साहब। समझ में नहीं आता है बंदूक में इतनी धूल और छिपकली के अंडे कहां से आ जाते हैं। मैं साफ कर देता हूं बाबूजी। गजब की हरकतें होती हैं चौधरी भाई इस टीले पर। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, उस दिन ठेकेदार मंगत राम लेटा हुआ था और 2 मजदूर औरतें उसका पांव दबा रही। मैंने भी सुना है कि वो मजदूर औरतों की इज्जत के साथ। जब तक मेजर गुमान सिंह जिंदा है ये अत्याचार नहीं होगा। आओ चौधरी। मंगत राम जी ठाकुर साहब आप। तुम लोग भाग कर कहां जा रही हो? चुपचाप खड़ी रहो वहीं पर। आप बैठिए ठाकुर साहब। मंगत राम, तुम मुझे पहचानते हो? मैं मेजर गुमान सिंह हूं। लगता है तुम्हें किसी ने बता दिया कि मेरी बंदूक में जंग लग गई है, गोलियां खत्म हो गई हैं। क्या गलती हो गई ठाकुर साहब? बताना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि पहले तुम आदमी हो। भूल गए हो तो सारा काम छोड़कर पहले खोजो कि तुम आदमी हो। जिसकी बदौलत ये अय्याशी कर रहे हो, कभी उसका दुख दर्द भी समझ लिया करो। अय्याशी के आगे फुर्सत मिले तब ना। गलती माफ करें ठाकुर साहब। माफी भी तुम्हें वही देंगे जिनके गुनाहगार हो मंगत राम। हर मेहनत कश इंसान इस नए जमाने का देवता है। वो सजा देना भी जानता है और माफ करना भी। ये तुम ही तय करोगे कि तुम्हें सजा चाहिए या माफी चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूं मेजर साहब। मैं आपको वचन देता हूं। जो आदमी होश में ना हो उसके वायदे का कोई मूल नहीं होता ठेकेदार। जब तुम्हारा नशा उतरे तब जो कहोगे सुनूंगा। आज तो मैं बस इतना कहकर चला जा रहा हूं। याद रखो, जो इंसान मेहनत मजदूरी की इज्जत नहीं करता वो देशद्रोही है, समाजद्रोही है और विकास का दुश्मन है। अभी मेजर गुमान सिंह की बाहों में जंग नहीं लगी है, समझे? जंग। अभी आप श्री चंद्र प्रकाश पांडे की इस कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। नाट्य रूपांतरकार थे श्री राधेश्याम उपाध्याय। जिन कलाकारों ने इस नाटक में भाग लिया उनके नाम भूमिका सहित इस प्रकार हैं: मेजर गुमान सिंह श्री विपिन टंडन, सनत श्री नगेश नाथ प्रसाद, रामदीन श्री मुरारीलाल, छेदीलाल यानी दादा श्री युक्तिभद्र दीक्षित, चौधरी श्री सुरेश बिहारी लाल, ठेकेदार मंगत राम श्री A.N. रिजवी, मेट श्री शिवाजी मालवीय और रमपतिया कुमारी संगीता सिंह। तकनीकी सहायक थे श्री राजेंद्र कुमार आनंद, प्रस्तुति सहायक श्री तारा सिंह ग्रोवर और प्रस्तुतकर्ता श्री विपिन शर्मा। यह नाटक आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र पर तैयार किया गया।